ऐसे वाले ससुराल में गरीब बहू का गृह प्रवेश। हे भगवान, पता नहीं ये क्या जुल्म है हम गरीबों के ऊपर। आप खुद ही देखिए ना, हमारी बेटी इतनी जवान हो गई है, शादी की उम्र हो गई है। अब तो आसपास के लोगों की नजर हमारी बेटी के ऊपर ही रहती है। क्या कर सकते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें इस गरीब परिवार की बेटी से कौन अपने बेटे की शादी करना चाहेगा, जिसका बाप 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को खिला नहीं सकता। वो अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। लगता है हमारी किस्मत में बेटी का कन्यादान करना लिखा ही नहीं है। हे भगवान, तुझसे बस इतनी विनती करती हूँ कि किसी भी गरीब माँ को बेटी मत देना जब वह अपनी बेटी का कन्यादान ही ना कर पाए। हे भगवान, दिन पर दिन मैं अपने गरीब माँ बाप पर बोझ बनती जा रही हूँ। ऐसी शादी से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। क्या सच में मालती का ये गरीब परिवार अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाएगा? क्या ये बात सुनकर शिखा आत्महत्या तो नहीं कर लेगी? लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, भगवान सबकी जोड़ियां बनाकर ही भेजता है। तो क्या शिखा के लिए भी कोई जोड़ी बना रखी है भगवान ने? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुन बेटिया, मैं जा रहा हूँ बाजार सब्जी बेचने। अपनी माँ का ध्यान रखना। शाम तक घर लौटूंगा। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना माँ के पास। रामलाल अपने ठेले पर कुछ सब्जियां लेकर बाजार निकल जाता है। आइए आइए, हरी सब्जियां लीजिए, ताजी ताजी हरी भरी सब्जियां लीजिए। ऐसा नहीं है भैया, 2 किलो भिंडी और 1 किलो गोभी कर दीजिए। लीजिए आपकी सब्जियां। अब देर शाम रामलाल अपने घर लौटता है। ये लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए और हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। शिखा अपने माता पिता के लिए खाना परोसती है और उनके साथ बैठकर दाल रोटियां खा लेती है। एक रोज शिखा जंगल में लकड़ियां लेने जा रही होती है। पता नहीं मम्मी ने मुझे ये किस गांव में भेज दिया है। कितना सुनसान है ये गांव। अगर जमीन का काम नहीं होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। अरे वो देख उस आदमी को जिसने पैसे से बने हुए कपड़े पहन रखे हैं। ऐसा लगता है भगवान ने तो हमारे सामने ये पैसों से भरा बैंक भेज दिया है। यही समय है चोरी करने का। लगता है आज तो हम मालामाल होने वाले हैं। हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ? बचाओ मुझे इन चोरों से। अरे कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज है। लगता है आज फिर सुनसान सड़क पर किसी चोर ने किसी मासूम इंसान पर हमला किया है। शिखा अब चोरों के पास आती है और उनसे लड़ झगड़ कर शंकर की जान बचाती है। आप बहुत ही अच्छी लड़की हैं। आपने अपनी जान की चिंता जरा भी न करते हुए मेरी जान उन खतरनाक चोरों से बचाई। मैं तो यहाँ पर इस जमीन के काम से आया था। अगर मुझे पहले पता होता कि यह गांव इतना खतरनाक है तो मैं कभी नहीं आता। अच्छा, तो आप जमीन के काम से यहाँ आए थे? तभी मैं सोचूं कि आज से पहले तो मैंने आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। चलिए ठीक है, आप अपना ध्यान रखें, मैं चलती हूँ। अब शिखा जंगलों से कुछ लकड़ियों की गट्ठन लेकर अपने घर पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ शंकर अपने घर पहुंचता है। पैसे वाले घर से होता है, जिसके कारण शंकर का पूरा आलीशान घर पैसों से बना हुआ होता है। उसके माता पिता ने पैसों से बने हुए कपड़े भी पहने हुए होते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, और तेरे शरीर पर ये चोट कैसे लगी हुई है? आ आ आ माँ, मैं क्या कहूँ आपसे। पता नहीं आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया था, जहाँ मेरे कपड़ों और पैसों को देखकर मेरे पीछे खतरनाक चोर पड़ गए थे। वो तो शुक्र है एक शरीफ और मासूम लड़की का, जिसने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उस लड़की ने तेरी जान बचाई। बेटा, तुम्हें तो उसके घर जाकर उसे धन्यवाद करना चाहिए बेटा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ चलिए उस लड़के के घर उसे धन्यवाद करने। दूसरी तरफ शिखा के परिवार वाले। दिन पर दिन काम भी मंदा होता जा रहा है, चाह कर भी 2 पैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में हम कभी अपनी जवान बेटी की शादी कर ही नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो मालती, ऊपर बैठा भगवान है ना, वो सबकी जोड़ियां बनाकर बैठा है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखना, हमारी बेटी की भी शादी होगी और मैं अपने हाथों से उसका कन्यादान करूंगा। मालती बहुत ही गरीब थी, जिसकी वजह से उसे लगता था कि कभी भी वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और तभी उसके घर सुमित्रा अपने बेटे शंकर को लेकर पहुंचती है। आप लोग यहाँ? माँ देखो, ये वही हैं जिनकी जान मैंने चोरों से बचाई थी। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। सुमित्रा चाय पीते हुए अपना पर्स खोलती है, जिसमें से 10 से 20,000 की नोट की गड्डी निकालकर शिखा के हाथ में देते हुए कहती है, बेटी
मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। ये आप क्या कर रही हैं? मैंने उनकी जान इंसानियत के तौर पर बचाई थी, पैसों की लालच में नहीं। मुझे इसमें से 1 रुपए भी नहीं चाहिए। शिखा की ईमानदारी और वफादारी सुमित्रा के दिल को छू लेती है और कुछ देर बाद सुमित्रा अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं। सुमित्रा के साथ साथ शंकर भी अब शिखा को बेहद पसंद करने लगा था। तभी एक दिन, बेटा शंकर, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, इसमें से तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, मैं उसी से तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाऊंगी। माँ, मुझे इनमें से कोई भी लड़कियां पसंद नहीं है। मैं तो उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। आप खुद सोचो, जो बिना किसी परवाह के मेरी जान बचा सकती है, वो जिंदगी भर मेरा कितना ख्याल रखेगी। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदारी की बातें करने लगा है। वैसे वो लड़की पसंद तो मुझे भी बहुत है, और अब जब हम दोनों को वही पसंद है तो इतनी देरी क्यों करना, हम कल ही उसके घर शादी की बात करने जाएंगे। अगले दिन सुमित्रा अपने बेटे के साथ मालती के घर पहुंचती है। अरे आप लोग आइए आइए, अंदर आइए और बताइए कैसे आना हुआ। दरअसल मालती जी, मैं आज आपके घर पर अपने बेटे शंकर का रिश्ता लेकर आई हूँ। मुझे आपकी बेटी बेहद पसंद है और मैं उसे अपने पैसों से भरे आलीशान घर की बहू बनाना चाहती हूँ। क्या? सच में? मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के लिए पैसे वाले एक अमीर ससुराल वालों का रिश्ता आया है। अब सुमित्रा अपने पैसों से भरे हुए पर्स में से बहुत सारे पैसे निकालकर शिखा के सर से वार कर उसके हाथों में देते हुए कहती है, ये लो बहू, ये 50,000 रुपए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, ये पहला शगुन। अब सुमित्रा शादी फिक्स करके वहां से चली जाती है। अब 10 से 15 दिन के अंदर मालती पूरी विधि विधान के साथ अपनी बेटी की शादी पैसों से भरे एक अमीर ससुराल में करवा देती है। अब पैसों से भरे आलीशान ससुराल में शिखा का गृह प्रवेश हो रहा होता है। चलो बहू, पैसों से बने इस कलश को अपने पैरों से गिराओ और पैसे वाले अमीर ससुराल में अपना गृह प्रवेश करो। और भाभी, हमने ये गुलाब की जगह पैसों से चौखट को सजा रखा है, आप इन पैसों पर चलकर गृह प्रवेश करिए। बाप रे, इन पैसे वाले लोगों की तो बात ही अलग होती है। मैंने तो आज तक इतना पैसा कभी नहीं देखा। सुनो बहू, हमारे यहाँ गृह प्रवेश के बाद ही बहू की मुंह दिखाई भी होती है, और अब तुम इस पैसे वाले आलीशान घर की बहू हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम पैसों की बनी हुई महंगी साड़ी और ये डायमंड और सोने की ज्वेलरी पहनकर अपने मुंह दिखाई की रस्म करो। अब शिखा सुमित्रा के दिए हुए पैसों की बनी हुई साड़ियाँ, डायमंड और सोने के गहने पहनकर रिश्तेदारों के सामने आती है। अरे वाह सुमित्रा, तेरी बहू शिखा तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है इस पैसे वाले ससुराल में साक्षात लक्ष्मी आई है। ये लो बहू, मेरी तरफ से 55,000 का शगुन मुंह दिखाई पर। वाकई में बहू तो सच में बहुत खूबसूरत है। ये लो बहू, मेरी तरफ से ये 70,000 का शगुन। शिखा सभी पैसों को लेकर अपने कमरे में आती है, जहाँ सारा कमरा पैसों से बना हुआ होता है और शिखा का बिस्तर भी पैसों का ही बना हुआ होता है। शगुन और गृह प्रवेश की रस्म में तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए हैं। एक काम करूंगी, जब मैं पगफेरी की रस्म में अपने घर जाऊंगी तब मैं ये सारे पैसे अपनी माँ को दे दूंगी, ताकि आर्थिक तौर से उनकी थोड़ी मदद हो जाए। शिखा कमरे में ये सब बोल रही होती है, वहीं दूर खड़ा शंकर शिखा की सारी बातें सुन लेता है। शिखा, तुम्हें अब अपने माता पिता के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माता पिता अब मेरे भी माता पिता हैं, इसलिए मैंने उनके लिए एक दूसरा सा घर खरीद लिया है। और अब हम जब पगफेरे की रस्म पर तुम्हारे घर जाएंगे तो मैं उन्हें वो घर दे दूंगा। सच में शंकर जी, आप बहुत अच्छे हैं, जो आपने मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों के बारे में भी सोचा। मैं बहुत खुश हूँ अपने पैसे वाले ससुराल में आकर। अब शंकर शिखा के परिवार वालों को एक सुंदर सा घर देता है। अब जहाँ शिखा अपने पैसे वाले ससुराल में खुश थी, वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता भी एक दूसरा घर पाकर बहुत खुश थे और खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी, आप तो जानते हैं निर्जला हमारी इकलौती बेटी है। हमारी बिटिया गऊ है। ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं हमारी, बस लड़का इज्जतदार खानदानी हो, भले गरीब हो तो भी हम रिश्ता जोड़ने को राजी हैं। गरीब राधे श्याम अपनी इच्छा जताते हैं। पंडित जी कुंडली देखकर हिचकिचाते हुए कहते हैं, अरे राधे श्याम जी, आपकी बिटिया के कुंडली में राजभोग भोगना लिखा है। बड़े ऊंचे खानदान की बहू बनेगी आपकी गरीब बिटिया। मेरी जानकारी में एक ऐसा रिश्ता है, ये देखिए, विराट नाम है लड़के का। क्या नहीं है लड़के के पास? अरे दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। बस इनकी इच्छा है कि किसी गरीब की बेटी को बहू बनाएंगे। बहुत ही भले विचार हैं इनके पंडित जी। लड़का भी सुंदर है, क्यों जी? हाँ शांति, मगर पंडित जी दिल में एक सवाल पैदा हो रहा है।
जब लड़का इतना अमीर खानदान से है तो गरीब की बेटी को क्यों ब्याहना चाहते हैं? लड़के में कोई खोट तो नहीं है? अरे तौबा तौबा राधेश्याम जी, इस शरीफ नेक लड़का तो ऐसा चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। खरा सोना है सोना, आंख बंद करके रिश्ता पक्का कर दीजिए। ठीक है पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मगर शादी होने तक मुझे उस बात को पर्दे में रखना होगा, वरना भेद खुल गया तो जुड़ता रिश्ता टूट जाएगा। आखिरकार पंडित जी दोनों परिवारों में कराए रिश्ते के बीच कौन सी खिचड़ी पका रहे थे जिसकी भनक वो गरीब लड़की वालों को नहीं लगने देना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं। जहां पंडित जी एक आलीशान करोड़पति मेंशन में आते हैं, जहां गेट पर 6-6 फुट के तगड़े आदमी बंदूक ताने खड़े थे। हे प्रभु, इस घर में आना तो यमराज को दावत देने जैसा लगता है। प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करना। थर थर कांपते हुए पंडित अंदर आते हैं, जहां डाइनिंग टेबल पर चिकन मटन से सजा धजा था और टकला सिकंदर अपने चारों बेटों के साथ बैठकर खा रहे थे। अरे पंडित जी, आइए, पधारिए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तंदूरी मटन चिकन खाएंगे? अरे नहीं 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 भाई, मैं पंडित हूँ, ये सब नहीं खाता। अरे चलिए छोड़िए, डील डन हुई कि नहीं ये बताइए। अरे आपने जैसा कहा था मैंने लड़की वालों से वैसा ही कहा, मगर क्षमा कीजिएगा, मैं आगे इस विवाह में भागीदार नहीं बनूंगा। ये सुनकर सिकंदर भड़कते हुए पंडित के मुंह में चिकन ठूस देता है। पंडित जी, खाइए चिकन, और इस बात को अपने भेजे में घुसा लो। शादी तो आप ही करवाओगे, अब आप चुन लो, आपको लाखों का गुरु दक्षिणा चाहिए या भेजे की भुर्जी बनवानी है। धमकी सुनकर पंडित जी मन में कहते हैं, हे भगवान, ये लोग बात बात पर बंदूक तान लेते हैं। मैं तो बलि का बकरा बन गया हूँ, मगर मुझे उस कन्या की चिंता हो रही है। जब शादी के बाद उसे अपने आलीशान ससुराल के काली संसार का पता चलेगा तो क्या बोलेगी और क्या बीतेगी उस पे। दरअसल सिकंदर कोई आम इंसान नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन था। शहर की सबसे महंगी जमीन में बना उसका सफेद संगमरमर मेंशन गुंडागर्दी के दम पर बना था, जहां बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर शरीफ पड़ोसी भी उनसे खौफ खाते हैं। क्या निर्जला अपने अंडरवर्ल्ड डॉन ससुराल में अपना संसार बसा पाएगी? तो चलिए देखते हैं। बड़े बड़े एम्बेसडर गाड़ियों में निर्जला की बारात आती है और धूमधाम से उसकी शादी विदाई होकर ससुराल आती है। तभी ससुर गुस्से से बोलता है, अरे क्या गुंडा बनोगे तुम लोग? हाँ, अरे ओ अरे, हमारे अंडरवर्ल्ड घर में बहुरानी आई है, बरसाओ तमंचे। जी भाई। सारे गुंडे धाए धाए बंदूक से गोली बरसाते हैं, जिससे घूंघट में खड़ी बहू थरथर कांपने लगती है। तभी देवर आरती की थाली लाता और ससुर स्वागत करवाते हैं। आओ हमारे घर की लक्ष्मी, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी ससुर जी। अरे ओ नंबर 2, नंबर 3, हमने जो बहू के लिए बेशकीमती तोहफा बनवाया है, जरा लेकर दो आना। जी लाया पिताजी। लगता है जरूर मुझे तोहफे में रानी हार मिलेगा, इतना दौलतमंद है मेरा ससुराल। गरीब बहू मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती। तभी जेठ थाली में बंदूक लेके आता है। ये लो बहू, इसलिए कि तुम अंडरवर्ल्ड डॉन खानदान की बहू हो, तो इसलिए अब हाथों में चूड़ियां कंगन डालने के साथ ये तमंचा चलाना भी सीख लो। जैसे ही निर्जला को पता चलता कि उसका ससुराल माफिया डॉन है तो उसका दिल धड़कने लगता है। मतलब कि मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन ससुराल की बहू बनी हूँ। विराट, बहू को कमरे में लेके जा। जी पिताजी। विराट निर्जला का हाथ पकड़ के कमरे में आता है। अंदर आते निर्जला रोते हुए उसे खुद से दूर कर देती है। दूर रहो मुझसे, तुम सबने झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ा है। खबरदार जो मेरे करीब आए और मुझको छुआ भी तो मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। निर्जला, तुम्हारी नाराजगी जायज है। मैं मानता हूँ मेरा परिवार अंडरवर्ल्ड डॉन है, मगर मैं अपने पिता और भाइयों जैसा बिल्कुल नहीं। मर्द को सुधारना और बिगाड़ना औरत के हाथ में होता है। अगर आज मेरे घर में औरतों का साया होता तो मेरे भाई पिता ऐसे नहीं होते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरा घर बसा दो। ऐसा कहते हुए विराट की आंखें नम हो जाती हैं, जिससे निर्जला का दिल पिघल जाता है। अगली सुबह घर के मंदिर में सुबह सुबह आरती की आवाज गूंजती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भजन की आवाज सुनकर पड़ोसी बातें करते हैं।
अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? इन अंडरवर्ल्ड डॉन के घर में बंदूक की जगह भजन कौन गा रहा है? अरे कल ही तो इन गुंडों के खानदान में नई नवेली बहू शादी रचा कर आई है, वही गा रही होगी। भजन की आवाज से सब मंदिर में आ जाते हैं। प्रणाम बाऊजी, प्रसाद लीजिए। हाँ, दो बहू। बाऊजी प्रसाद दोनों हाथ जोड़ कर लेते हैं। अरे भाभी, इतना झमेला काई को करने का? अब ये जल्दी से अपने के पंटर लोग को प्रसाद देने का। वैसे भी डेली इन्हीं छातों से गेम बजाने का होता है। देवर की बात करने का अंदाज देखकर ससुर उसे तमाचा जड़ते हुए कहता है, अबे ओ चिरकुट, ज्यादा लुच्चापन नहीं करने का। बहू की बात सिर आंखों पर। दे बहू प्रसाद। सब लोग प्रसाद लेकर खाते हैं, जिसके बाद निर्जला सबके लिए पहले रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाकर डरते डरते परोसती है। नाश्ते की टेबल पर भी चाकू छुरी पड़े थे। चलिए सब लोग शुरू कीजिए। ससुराल वालों के साथ साथ सभी गुंडों की टोली जमीन पर बैठकर खाने लगते हैं। तभी ससुर का दिल भर आता है। जुग जुग जीती रहो बहू, एकदम झक्कास खाना बनाया है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ससुरा? हाँ, फैंटास्टिक। बताओ क्या चाहिए तुमको? सोना, चांदी, हीरा, रुपया, पैसे, जो भी जी में आए मांग लो। अगर मैं मांग भी लूं तो आप दे नहीं पाएंगे बाबूजी। निर्जला की बात सुनते ही उसका गुंडा जेठ गुस्से में लाल पीला होकर बोलता है, अरे ऐसी भी क्या चीज है जो हमारे अंडरवर्ल्ड डॉन पिता नहीं दे सकते हैं? इज्जत ससुर जी, आप लोग ये काले काम छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बस, तुम लोगाइयों का यही लोचा अच्छा नहीं लगता है। अरे तभी तो पापा ये पत्नियां होती पनौती हैं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। बाद में टांग अड़ाती हैं। अरे बहू, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मगर तुम्हें किस बात की कमी है? हमारे पास दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। बड़े से बड़े एमएलए नेता हमको सलाम ठोकते हैं, इतनी इज्जत है हमारी। बाऊजी, लोग आप लोगों को इसलिए सलाम नहीं करते क्योंकि वो आपकी इज्जत करते हैं, बल्कि लोग आपसे डरते हैं। इज्जत कमाई जाती है। आप लोग जो कर रहे हैं वो सरासर गुंडागर्दी है। इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा है। गरीब लोगों को सताकर, उनकी मेहनत पसीने की कमाई छीनकर आप अपना काला संसार कब तक खुशहाल रखेंगे? एक दिन सब खाक हो जाएगा। ये सुनकर ससुर गुस्से में प्लेट पटक देते हैं। बस बहुत हुआ, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे आगे चू कर जाए। बहू रानी, विराट समझाओ अपनी बीवी को, हमारे कामों को भड़क न ले। सारे मर्दाना गुस्सैल मिजाज में उठकर चले जाते हैं। इसी तरह हर दिन कोई न कोई बहू के शानदार अंडरवर्ल्ड ससुराल में आते पूरा दिन मार धाड़ और काली कमाई देखकर बहू अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। फिर एक दिन बहू सहमी हुई पूछती है, पापा बता दीजिए खाने में क्या बना दूं? अरे बहू, खाना नहीं, जा के पैक बना ले। एकदम। हाँ, जा, खड़ी क्या है? जी। बेचारी गरीब बहू सहमी हुई ससुर को शराब बना कर देती है। तभी ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। पता है तुम्हें कितना नुकसान कर दिया है? एक बोतल कितने हजार की थी, अब भरपाई क्या तेरा गरीब बाप करवाएगा? औकात तो एक अठन्नी देने की नहीं उसकी। इतने ताने के बाद बहू तिल मिलाकर करारा जवाब देती है, बस ससुर जी, बस। कितने दिनों से मैं सबर का घूंट पी रही थी, और नहीं माना कि मेरे माता पिता ने कुछ नहीं दिया, वो गरीब है, लेकिन फरेबी और गुंडे का खानदान नहीं है। मैंने आप लोगों को बदलने की हर संभव कोशिश कर ली। अब मैं इस अंडरवर्ल्ड डॉन ससुराल में नहीं रह सकती हूँ। इस काले संसार में मेरा दम घुटता है। मुझे आप लोगों से भी डर लगता है। आप लोगों ने झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ा, वरना कोई भी गरीब से गरीब बाप भी इस अंडरवर्ल्ड डॉन घर में अपनी बेटी नहीं देता। ये कहते हुए गरीब बहू जोर जोर से रोने लगती है और अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद पूरा घर सूना हो जाता है और सबको बहू की कदर समझ आती है, क्योंकि बहू के आने की वजह से उन लोगों को उसके हाथ के खाने की आदत हो गई थी और उसकी बातें सुनने की भी, जिसके कारण एक दिन, पिताजी, मैं मानता हूँ कि मेरी पत्नी ने आपके आगे आवाज उठाई, लेकिन वो कहीं ना कहीं सच कह रही थी। लोग हमसे डरते हैं। जब भी मैं कहीं जाता हूँ लोग मुझे देखकर डरते हैं और मुझसे बात भी डर के करते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ उसको लेने और वापस यहाँ नहीं आऊंगा। मैं और निर्जला कहीं डर और आप लोगों से अलग रहेंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तू कहीं जाएगा और ना ही बहू कहीं जाएगी। आज के बाद बहू यहाँ और इसी घर में रहेगी। रही बात हमारे काम धंधे की, तो अब से यहाँ इस घर में कोई हमारा आदमी नहीं आएगा और धीरे धीरे मैं इस काले धंधे को भी बंद कर दूंगा।
जिसके बाद ससुराल वाले काले बाजार का धंधा और खून खराबा और काली कमाई छोड़ देते हैं और इज्जत से बहू को लेने जाते हैं और निर्जला अपने ससुराल लौट आती है और अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।